अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक आ जाता है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की रिएक्टिविटी को डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम लोग प्रिपरेशन को डिस्कस कर चुके हैं, नॉमेनक्लेचर को डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एमडीकैट की ट्रिक्स और टिप्स भी बताऊंगी और इसके अलावा लास्ट पे असेसमेंट भी ऐड करूंगी, जो कि आपको ये बताएगी लेक्चर सुनने के बाद कि आपने कितने % तैयारी कर ली है। हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन आ जाता है। अल्केन का दूसरा नाम होता है पैराफिन्स। स्टूडेंट्स, पैराफिन्स का क्या मतलब होता है, पहले भी बताया हुआ है। पैरा का मतलब होता है लेस और फिन्स का मतलब होता है अफिनिटी, यानी लेस रिएक्टिविटी। अल्केन हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अल्केन्स जो हैं वो बेसिकली इनर्ट होंगे टूवर्ड एसिड। इसके अलावा अल्कलीस यानी आपके पास जो बेसिस होंगी उसकी तरफ भी ये इनर्ट होंगे। और इसके अलावा आपने ये बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हों या फिर हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट हों। अल्केन्स जो होंगे वो क्या होंगे, इनर्ट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि अल्केन किस टाइप के रिएक्शंस देते हैं। अल्केन सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देंगे, इसके अलावा थर्मल या फिर कैटालिटिक रिएक्शंस देते हैं। और स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन कब होगा, जब टेम्परेचर आपके पास हाई है, टेम्परेचर हाई होगा। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से भी ये रिएक्शन होता है। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिसकी वजह से अल्केन्स रिएक्शन देते हैं। अब हमारे पास ये आ जाता है अल्केन्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्यों इनको पैराफिन्स कहते हैं। तो हमारे पास जो अल्केन में बॉन्ड बनते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर। आपने ये बताना है कि जो हमारे पास अल्केन्स जो हैं ये नॉन पोलर नेचर की वजह से क्या होंगे, अनरिएक्टिव। ये अनरिएक्टिव कब होते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में। जो ही हम इन्हें कंडीशंस जो है वो थोड़ी एक्सट्रीम पे प्रोवाइड करते हैं तो ये कंपाउंड्स हमारे पास रिएक्टिव हो जाते हैं। आपने ये बताना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपके पास आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हमारे पास 2.5, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कितनी आ जाती है, 2.1। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है कार्बन कार्बन के बॉन्ड के दरमियान में, ये तो बिल्कुल कम होता है। ठीक है, ना होने के बराबर, 0 है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन कार्बन के दरमियान में। और जो बॉन्ड लेंथ हमारे पास आ जाता है 1.45 एंगस्ट्रॉम, जबकि जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत माइनर है। और जो आपके पास बॉन्ड लेंथ आ जाता है वो 109 एंगस्ट्रॉम आपके पास आएगा। इसके अलावा आपने ये बताना है कि हमारे पास जो अल्केन्स होते हैं ये लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी अनसैचुरेटेड पॉइंट नहीं होता जिसकी वजह से ये क्या कर सके, रिएक्शन कर सके। अनसैचुरेटेड पॉइंट यहाँ पे कोई भी नहीं है। इसके अलावा ये जो हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये कम्प्लीटली नॉन पोलर है, जबकि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ये क्या होगा, लीस्ट पोलर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आपने ये बताना है कि सिग्मा बॉन्ड हमारे पास क्यों इनर्ट होता है। बेसिकली जो सिग्मा बॉन्ड बनता है यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन टाइटली जो है वो बाउंड होते हैं न्यूक्लियाई में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियाई के दरमियान में टाइटली अटैच होते हैं। इसके अलावा स्टेबल बॉन्ड होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। सिग्मा बॉन्ड ऑन द एक्सिस बनता है, जिसकी वजह से ना तो इलेक्ट्रोफाइल पे ये अटैक कर सकता है और ना ही कोई न्यूक्लियोफाइल आके सिग्मा बॉन्ड पे अटैक कर सकता है। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल में हमारे पास क्या होगा कि ये कोई भी आपके पास कंप्लीट या इसके अलावा पार्शियल पॉजिटिव स्पीशी होती है। ठीक है, कंप्लीट और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज स्पीशी होगी। आपके पास जो लिवस एसिड आ जाते हैं ये सारे ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, ये होते हैं न्यूक्लियस लविंग। इसके अलावा आपके पास क्या होगा, कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीशी, और इसके अलावा लोन पेयर अगर आपके पास मौजूद होगा किसी भी मॉलिक्यूल के पास तो वो हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, हैविंग लोन पेयर। उसके अलावा आप लोगों ने ये बताना है कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं ये क्या होते हैं, लिवस बेसिस जो हैं वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करती हैं। ये डिफरेंस आ जाता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। अब हम लोग रिएक्शंस की तरफ आ जाते हैं कि अल्काइंस कौन से रिएक्शन शो करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन आ जाता है कंबस्टन। कंबस्टन में क्या होता है, अल्केन को बर्न करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और इसके अलावा हीट प्रोड्यूस होगी। स्टूडेंट्स, जो हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबस्टन। अब रिएक्शंस के लिए जो कंडीशंस चाहिए होंगी, हमें फ्लेम चाहिए होता है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, यानी टेम्परेचर हाई रखना है। इसके अलावा आपके पास क्या होगा कि ये जो रिएक्शन होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक होगा, यानी हमारे पास हीट जो है वो यहाँ पे रिलीज होती है। अब मैं आपको यहाँ पे जनरल रिएक्शंस बता देती हूँ। हमारे पास कोई सी भी अल्केन आ जाएगा, फॉर एग्जांपल
CnH2n+2, ये अल्केन का जनरल फार्मूला है। अब n की वैल्यू के हिसाब से आपने यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीजन यूज करनी है। ऑक्सीजन के लिए फॉर्मूला आएगा 3n+1/2। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आएंगे, इसको फ्लेम प्रोवाइड करना है। ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, n+1 वाटर मॉलिक्यूल, और इसके अलावा हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। आपने ये बताना है कि ये जो इंटरनल कंबस्टन है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इंटरनल कंबस्टन जो है ये कहाँ पे होगी, इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, गाड़ियों के इंजन के में जो कंबस्टन होती है वो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑटोमोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल के इंजन में होती है। अब मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल बता देती हूँ। सपोज आप ये मीथेन ले रहे हैं, आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दें, ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल, और जो हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है मीथेन के 1 मोल के लिए जो रिलीज हो रही है वो -891 किलो जूल पर मोल आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और एक आपके पास होती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या होती है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। लिमिटेड ऑक्सीजन होगी और हमारे पास क्या होगा कि हम लोग अल्केन को बर्न कर रहे हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, फ्लेम प्रोवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसके अलावा वाटर वेपर प्रोड्यूस हो जाते हैं और साथ ही साथ कार्बन ब्लैक आ जाती है। ठीक है, इसको कार्बन ब्लैक बोलते हैं। ये प्रोड्यूस होगी आपके पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस। स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में आपने क्या बताना है, यूजिंग मेटालिक कैटालिस्ट। मेटल का कोई भी कैटालिस्ट इस्तेमाल करना है। हाई टेम्परेचर पे आपके पास रिएक्शन होगा और इसके अलावा आपने क्या बताना है कि हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो सीक्वेंस वाइज चलता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। क्या करना है कि लोअर अल्कीन लेने हैं और इनकी ऑक्सीडेशन करवानी है। ऑक्सीडेशन आप किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, कॉपर मेटल, और इसके अलावा आपके पास क्या होगा कि 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे, 200 ATM प्रेशर होगा और ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर आपने फर्दर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवानी है, सेम कंडीशंस होंगी, यानी कॉपर मेटल होगी, 400 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर, 200 ATM प्रेशर, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड या इसके अलावा कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, एल्डिहाइड या कीटोन की ऑक्सीडेशन करवानी है, कॉपर मेटल, फिर से कैटलिस्ट, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 ATM प्रेशर, तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वर्सेस वाटर वेपर। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कॉपर मेटल, 400 डिग्री टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर आ जाएगा। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन। आपने ये देखना है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवा दें, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन करवाएंगे तो ये एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एल्डिहाइड की आप रिडक्शन करवा देते हैं या कीटोन की तो ये अल्कोहल में बदल जाएगा, और अगर आप अल्कोहल की रिडक्शन करवा देते हैं तो ये हमारे पास किस में तब्दील हो जाते हैं, अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। सपोज हमने ये मीथेन ली और इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है, सेम कंडीशंस हैं, कॉपर, इसके अलावा 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 ATM प्रेशर, तो ये आपके पास मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोगों ने फर्दर इस मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवानी है, सेम कंडीशंस होंगी। जब ये हमारे पास कंडीशन सेम होती हैं तो आपने क्या करना है कि ये बताना है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्म एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स फॉर्म एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्म एल्डिहाइड की आपने फर्दर क्या करना है कि फॉर्म एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवानी है, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन को ऐड करना है। तो सेम कंडीशंस होंगी, यानी कॉपर मेटल, 400 डिग्री टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड में। फॉर्मिक एसिड की फर्दर आप ऑक्सीडेशन करवा दें, फिर भी कंडीशन सेम रखनी है आपने, तो ये हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको जनरल रिएक्शन भी बता दिया और कॉमन रिएक्शन की भी प्रैक्टिस करनी है। ये बताना है कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की क्या एप्लीकेशन है। हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन अप्लाई करते हैं हायर फैटी एसिड्स को बनाने के लिए, सोप, और इसके अलावा ऑयल की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल को प्रोड्यूस करवाने के लिए इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में आपने क्या बताना है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होता है अल्केन से नाइट्रो ग्रुप के साथ। आपने यहाँ पे 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है। ये मैंने मीथेन ले ली, इसका रिएक्शन मैं करवा रही हूँ नाइट्रिक एसिड के साथ। ये मैंने नाइट्रिक एसिड को खोल के लिख लिया, 450 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर आ जाएगा।
अब सिंपल क्या होगा, इधर से हाइड्रोक्सल, यहाँ से हाइड्रोजन आएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोमीथेन। ठीक है, आपने बताना है कि ये नाइट्रोमीथेन को हम लोग किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसकी एप्लीकेशन आ जाती है कि ये एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसको सॉल्वेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेलोजिनेशन, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोगों ने क्या करना है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होता है हेलोजन के साथ। ठीक है, या तो यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में या इसके अलावा हीट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाएगा कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्टिव होती है। ठीक है, डार्कनेस में भी रिएक्शन दे देती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन को रिएक्शन करने के लिए सनलाइट चाहिए होती है, ये कम रिएक्टिव होती है फ्लोरीन की निस्बत। इसी तरह से फिर आपके पास ब्रोमीन आ जाती है, ब्रोमीन को हीट करना पड़ता है रिएक्शन करवाते हुए। और सबसे लीस्ट रिएक्टिव आपके पास आयोडीन आ जाता है, आयोडीन को हीट करने के साथ साथ कैटालिस्ट भी प्रोवाइड करना पड़ता है। और इसके अलावा आपने ये बताना है कि जो आयोडीन के साथ रिएक्शन होता है वो स्लो होता है और रिवर्सेबल रिएक्शन होता है। अब हमने ये बताना है कि जो हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसमें हम क्लोरीन की एग्जांपल पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास क्लोरीन होगा उसका रिएक्शन स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। तो आपने ये बताना है कि जो हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है उसको पढ़ने से पहले कि हमारे पास जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन है वो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक तो सनलाइट ब्राइट हो, दूसरा हमारे पास क्या होगा, सनलाइट डिम हो। तो कैसे रिएक्शन होगा, हमने यहाँ पे ये बताना है कि अगर सनलाइट ब्राइट है तो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, जैसे आपके पास ये मीथेन आ जाता है, क्लोरीन भी इधर एक्सेस क्वांटिटी में है, तो आपके पास यहाँ पे क्या बनता है, HCl और साथ कार्बन ब्लैक, यानी फास्ट रिएक्शन हो जाता है। अगर सनलाइट डिम है तो रिएक्शन स्लो होगा, यानी सीरीज के अंदर होगा, डिफरेंट स्टेप्स के अंदर रिएक्शन होगा। 3 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर डार्कनेस है तो फिर तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। और अगर हमारे पास लिमिटेड हेलोजेंस आ जाते हैं तो सिर्फ अल्काइल हैलाइड बनता है। सब जब डिम सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो सबसे पहले इनिशिएशन होती है, जिसे होमोलिटिक फिशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। यहाँ आपने बताना है जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। आपके पास क्या होगा कि ये हेलोजन का एक मॉलिक्यूल आता है, मैंने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया है, इस सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे पास क्या बनेगा, ये 2 फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं। फ्री रेडिकल के पास बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास होगा ऑड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके पास ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। अब हमारे पास सेकंड स्टेप आ जाता है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या होता है कि रिएक्शन भी होगा और इसके अलावा फ्री रेडिकल भी जनरेट होंगे। जैसे आपके पास ये मीथेन का मॉलिक्यूल आ जाता है और इधर से ये क्लोराइड रेडिकल आएगा। सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो क्लोराइड रेडिकल है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन पे अटैक करता है, HCl एलिमिनेट हो जाएगा। ये जो बॉन्ड है ये तो हमारे पास क्या हुआ है कि मिथाइल ग्रुप पे शिफ्ट हो गया, तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। इसी तरह से ये मिथाइल जो है ये जाके अगले क्लोरीन पे अटैक करेगा और आपके पास क्या होगा कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये देखेंगे मिथाइल क्लोरीन पे अटैक कर रहा है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। आपके पास मिथाइल क्लोराइड बन गया, बाकी यहाँ पे ये आपके पास दूसरा क्लोराइड रेडिकल जो है वो जनरेट हो जाएगा। ऐसे ही रिएक्शन प्रोपोगेट हो गया। पहले हम प्रोपोगेशन देख लेते हैं, उसके बाद टर्मिनेशन। ये जो आपके पास मिथाइल फ्री रेडिकल है इसको कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही रहेगी। सब ये हमारे पास क्या होगा कि जो क्लोराइड फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है ये जाके अगले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये HCl आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाता है मिथिलीन क्लोराइड रेडिकल आ जाएगा। ये अब नेक्स्ट वाले क्लोरीन पे अटैक करेगा, आपके पास मिथिलीन क्लोराइड आ जाएगा जिसे डाइक्लोरोमीथेन भी हम कहते हैं। ये साथ ही क्लोराइड का फ्री रेडिकल फिर से जनरेट हो जाएगा। अब हम इस मॉलिक्यूल को खोल के लिख लेते हैं और ये जो क्लोराइड का फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है ये जाके नेक्स्ट हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये देखें ये आपके पास HCl एलिमिनेट हो जाएगा और बाकी कार्बोकेटाइन जो है वो फिर से फ्री रेडिकल जनरेट कर देगा। बात क्या होगा कि ये हमारे पास क्लोरीन का अगला मॉलिक्यूल आ जाएगा, ये जो रेडिकल है क्लोरीन पे अटैक करके क्लोरोफॉर्म बना देता है। ठीक है, ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म आ जाएगा, साथ क्लोराइड रेडिकल। ये जो आपके पास क्लोराइड रेडिकल आ गया स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा कि जो हमारे पास लास्ट हाइड्रोजन बच रहा है उसको भी एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, ये जो लास्ट हाइड्रोजन क्लोरोफॉर्म के अंदर बच रहा है उसको भी एलिमिनेट करेगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, HCl और बाकी ये रेडिकल जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब ये जो आपके पास रेडिकल जनरेट हुआ ये जाके क्लोरीन के नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। जब ये क्लोरीन के नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, तो स्टूडेंट्स हमारे पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड और इसके अलावा क्या होगा कि यहाँ पे क्लोराइड रेडिकल जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारे हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गए हैं, तो हमारे पास लास्ट स्टेप आ जाता है टर्मिनेशन। हमने बताना है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि जब रिएक्शन के अंदर सारे के सारे फ्री रेडिकल्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं तो रिएक्शन गोज टू टर्मिनेट। आपने बताना
है व्हेन टू फ्री रेडिकल कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। जैसे कि रिएक्शन मिक्सचर में अगर मिथाइल रेडिकल जनरेट हो गया तो इसका रिएक्शन अगर किसी क्लोराइड रेडिकल के साथ अटैच हो जाएगा तो ये आपके पास मिथाइल क्लोराइड बनके रिएक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल बने हैं ये आपस में कांटेक्ट कर जाएं, तब भी आपके पास क्या होगा, फ्री रेडिकल जो है वो खत्म हो जाएंगे और रिएक्शन टर्मिनेट हो जाता है। इसी तरह से अगर हैलोजन लाइक ये क्लोराइड रेडिकल आपके पास जनरेट हुए तो अगर हैलोजन्स आपस में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं फ्री रेडिकल, तब भी रिएक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे बताना है कि हमारे पास क्या होता है, अगर तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वहां पे जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो आपके पास sp3 और s के दरमियान में बन रहा है, जबकि जो आपके पास कार्बन क्लोराइड बॉन्ड बनता है ये बनेगा sp3 वर्सेस 2pz के दरमियान में, ठीक है, 3-2pz के दरमियान में बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, हमने यूजेस बताने हैं मीथेन के। आपने बताना है कि जो मीथेन है हमारे पास ये इल्यूमिनेटिंग गैस के तौर पे इस्तेमाल होती है, यानी लाइट प्रोड्यूस कर देती है। इसके अलावा हम लोग इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपने बताना है कि जैसे देखो मैंने आपको बताया मिथाइल क्लोराइड है, डाई क्लोरोमीथेन आपके पास आ जाता है, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड वगैरह को प्रिपेयर करने के लिए भी हम लोग किसको यूज कर रहे होते हैं, मीथेन को। इसके अलावा मिथाइल अल्कोहल बनाना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में मिथाइल अल्कोहल बनाना है। इसके अलावा आपने अगर फॉर्म एल्डिहाइड बनाना है, फॉर्मिक एसिड बनाना है, तो इन सब की प्रिपरेशन के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मीथेन को ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने ये बताना है कि मीथेन जो है इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूरिया फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कार्बन ब्लैक को प्रोड्यूस करते हैं, ये देखें हमारे पास जो है यहाँ पे कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस हो रही है। और इसके अलावा क्या है कि कार्बन ब्लैक जो है वो प्रोड्यूस होती है जब आप इनकम्प्लीट कंबस्टन करवाते हैं, ठीक है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये कार्बन ब्लैक जो है वो जनरेट होती है। तो कार्बन ब्लैक को हम लोग पेंट में इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटिंग इंक में इस्तेमाल किया जाता है और गाड़ियों के टायर वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिएक्शंस थे अल्केन के, और इसके अलावा यूजेस लास्ट पे हमने मीथेन के थोड़े से देखे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं लास्ट पे असेसमेंट ऐड कर रही हूँ, लेक्चर सुनने के बाद उसको अटेम्प्ट करें। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।